विचार कितने ही उत्तम क्यों ना हो, जब तक व्यवहार में वो नहीं बदलते तब तक उनका विशेष महत्व है ही नहीं। हमारा व्यवहार गणित के शून्य की तरह होना चाहिए, जो स्वयं कोई कीमत नहीं रखता लेकिन दूसरों के साथ जुड़ने पर उसकी कीमत बढ़ा देता है। जीवन में हम किससे मिलेंगे ये हमारा भाग्य तय करता है, लेकिन मिले हुए लोगों से आगे संबंध कब तक रहेंगे और कैसे रहेंगे ये हमारा व्यवहार ही तय करेगा। ऊंचे पहाड़ हमें सिखाते हैं कि यदि उसके शिखर पर चढ़ना है तो झुककर आगे बढ़ना होगा। ठीक उसी तरह जीवन में भी विनम्रता को स्थान दीजिए और अपने व्यक्तित्व को बड़ा बनाइए। हेलो इंडिया, मैं हूं पराक्रम। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रीति। और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं संसद के दोनों सदनों से आ रही सुर्खियों पर। संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने संबंधी कृषि विधि निरसन विधेयक 2021 संसद से पारित कर दिया गया। राज्यसभा में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विधेयक को पेश करते हुए इसे पारित करने का प्रस्ताव रखा। इससे पहले इस निरसन विधेयक को लोकसभा से ध्वनिमत से पारित किया गया। मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोकसभा द्वारा यथापारित कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 का निरसन और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। सत्र के पहले दिन कांग्रेस और टीएमसी समेत विपक्षी दलों के 12 सदस्यों को पिछले मॉनसून सत्र के दौरान असंसदीय आचरण के मौजूदा सत्र की शेष अवधि के लिए राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया। उपसभापति हरिवंश की अनुमति से संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस सिलसिले में एक प्रस्ताव रखा, जिससे विपक्षी दलों के अवरोध के बीच सदन ने मंजूरी दे दी। संसद के मानसून सत्र में राज्यसभा में गतिरोध के दौरान धक्का मुक्की करने और सदन की मर्यादा का उल्लंघन करने के आरोपों के बाद राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने इस मामले की जांच के लिए एक समिति गठित की थी। श्री अलारम करीम सीपीएम, श्रीमती फूला देवी नेताम आईएनसी, श्रीमती छाया वर्मा आईएनसी, श्री रिपुन बोरा आईएनसी, श्री विनय विश्वम सीपीआई, श्री राजमणि पटेल आईएनसी, मिस डोला सेन आईटीसी, श्रीमती शांता छेत्री आईटीसी, श्री सैयद नासिर हुसैन आईएनसी, श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना, श्री अनिल देसाई शिवसेना एंड श्री अखिलेश प्रसाद सिंह आईएनसी आर सस्पेंडेड फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द करंट सेशन। सत्र शुरू होने से ठीक पहले पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार संसद में सभी मुद्दों पर बहस करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नागरिक चाहते हैं कि संसद में राष्ट्रीय हितों के मुद्दों पर बहस हो, देश के विकास के लिए मार्ग खोजे जाएं। प्रधानमंत्री ने सदस्यों से सदन की गरिमा बनाए रखने की भी अपील की। सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है, खुली चर्चा करने के लिए तैयार है। सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है और आजादी के अमृत महोत्सव में हम ये भी चाहेंगे कि संसद में सवाल भी हो, संसद में शांति भी हो। टॉस अप कर देना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत में मीडिया से बातचीत कर रहे थे और स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री ने कहा कि हम हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन सदन की जो मर्यादा है, अध्यक्षीय आसंदी की जो गरिमा है, उसको बनाए रखने की जरूरत भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताई। बिल्कुल, और संसद का शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो चुका है, जो 23 दिसंबर तक चलना है और इससे जुड़ा तमाम अपडेट हेलो इंडिया के जरिए हम लगातार आप तक पहुंचाएंगे। और संसद में आज से जुड़ा खास बुलेटिन आप सुबह 10 बजे भी संसद टीवी पर देख सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बड़ी राष्ट्रीय खबरें। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारतीय रेलवे के नवनियुक्त आईआरएस अधिकारियों को संबोधित करते हुए राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने में भारतीय रेलवे द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया।
लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय रेलवे ने देश के हर हिस्से को जोड़ा है और यह विविधता में राष्ट्रों की अंतर्निहित एकता का सूक्ष्म रूप है। लोकसभा अध्यक्ष ने अपने संबोधन में कहा कि अब भी हमारे पास बहुत संभावनाएं हैं। हम वैश्विक स्तर की आधुनिक रेल सेवाओं का अध्ययन करें तो अब भी ऐसी बहुत सी सेवाएं हैं जो हम हमारे देश में मौजूद सुविधाओं को और बेहतर बनाकर यात्रियों के लिए रेल के सफर को आनंददायक बना सकते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य के लक्ष्यों के साथ सामंजस्य सुनिश्चित करने के लिए साल 2017-18 के भारत के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य खाता अनुमानों की रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद में सरकारी स्वास्थ्य व्यय का जो हिस्सा है वो 1.15% से बढ़कर अब 1.35% हो गया है। सरकार का स्वास्थ्य क्षेत्र में 2017-18 में कुल खर्च बढ़कर जीडीपी के 1.35% तक पहुंच गया, जबकि 2013-14 में ये 1.15% था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा यानी एनएचए ने यह अनुमान रिपोर्ट जारी की है। कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर सतर्कता बरतते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय आगमन के लिए दिशा निर्देशों को संशोधित किया है। ये दिशा निर्देश 1 दिसंबर से प्रभावी होंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस के मुताबिक यात्रा से पहले एयर सुविधा पोर्टल पर नेगेटिव आरटीपीसीआर परीक्षण रिपोर्ट अपलोड करना अनिवार्य होगा। साथ ही 14 दिन की यात्रा का विवरण जमा कराना भी अनिवार्य कर दिया गया है। यात्रा से 72 घंटे पहले आरटीपीसीआर परीक्षण कराना होगा। केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि देश भर में कोविड मामलों के लिए निगरानी नेटवर्क मजबूत बनाने की बहुत जरूरत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है और उनसे कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के लिए बचाव के लिए व्यापक नियंत्रण और सक्रिय निगरानी के उपाय करने के लिए कहा गया है। इसमें विदेश से आने वाले सभी यात्रियों और विशेष रूप से जोखिम वाले देशों से आने वाले यात्रियों के मामले में कड़े दिशा निर्देशों का पालन करने की जरूरत बताई गई है। सभी पॉजिटिव नमूने प्रयोगशाला भी भेजे जाएं जिससे उनकी जीनोम श्रृंखला की जांच की जा सके। वहीं राज्यों से टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के लिए भी कहा गया है। दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वो अपने अधिकार क्षेत्र के तहत सेंट्रल विस्टा परियोजना सहित निर्माण गतिविधियों से संबंधित मुद्दों पर जवाब दे। इसके अलावा कोर्ट ने दिल्ली और इससे सटे राज्यों को वायु गुणवत्ता प्रबंधन पर आयोग के निर्देशों के अनुपालन को लेकर जवाब दाखिल करने की भी निर्देश दिए हैं। सुनवाई के दौरान पीठ ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के हलफनामे पर गौर किया और प्रदूषण पर आयोग की ओर से सुझाए गए उपायों का हवाला देते हुए निर्देशों के अनुपालन को लेकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को बुधवार शाम तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। भारतीय मूल के पराग अग्रवाल ट्विटर के नए सीईओ बने हैं। लोकप्रिय माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर के नेतृत्व में बड़ा परिवर्तन। कंपनी के सह संस्थापक जैक डॉर्सी के इस्तीफे के बाद भारतीय मूल के कंपनी के सीटीओ पराग अग्रवाल को बनाया गया है और नए सीईओ पराग अग्रवाल 2011 में ट्विटर के साथ जुड़े थे। इससे पहले वो याहू और माइक्रोसॉफ्ट जैसी दिग्गज कंपनियों के साथ काम कर चुके हैं। आईआईटी बॉम्बे के पूर्व छात्र हैं पराग और इसके अलावा उन्होंने अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में पीएचडी की है। अक्टूबर 2017 में कंपनी का मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी सीटीओ पराग को बनाया गया था। और आइए अब एक नजर डाल लेते हैं राज्यों से आ रही बड़ी खबरों पर। केरल से एलडीएफ उम्मीदवार जोस के मणि राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। उपचुनाव में जोस के मणि को 137 वोटों में 96 वोट मिले। वहीं विपक्षी यूडीएफ उम्मीदवार सूरनाथ राजशेखरन को 40 वोट मिले। 3 लोगों ने खराब स्वास्थ्य की वजह से वोट नहीं दिया। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि देने के बाद वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने सदन में चालू वित्त वर्ष का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया।
5 दिन का ये सत्र 3 दिसंबर तक चलेगा। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर उत्तराखंड सरकार सजग हो गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे लेकर देहरादून में उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें उन्होंने कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू में श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के तीर्थयात्री निवास के निर्माण का भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की ओर से काफी समय से तीर्थयात्री निवास की मांग की जा रही थी। असम में 1 हफ्ते का कोविड वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया गया है। प्रदेश में 2.10 करोड़ लोगों को कोविड-19 टीकों की पहली खुराक मिल चुकी है। करीब 3 लाख लोग अभी भी बचे हुए हैं। सभी वयस्कों को पहली खुराक देने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। दिल्ली में स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान फिर खोल दिए गए हैं। साथ ही इस दौरान ऑनलाइन क्लासेस भी जारी हैं। दिल्ली सरकार ने 13 नवंबर को वायु गुणवत्ता में गिरावट के बाद स्कूलों को बंद करने की घोषणा की थी। आंध्र प्रदेश में भारी बारिश के बाद कडप्पा, नेल्लोर, चित्तूर समेत कई जिलों में लोगों को जलभराव की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यहां के डैम में पानी अधिक होने के बाद छोड़ा जा रहा है। मौसम विभाग ने प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तमिलनाडु के चेन्नई, कांचीपुरम, चेंगलपेट समेत कई तटीय जिलों में बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। जलभराव के बाद प्रशासन ने स्कूल और कॉलेज को बंद कर दिया है। वहीं मौसम विभाग ने तटीय क्षेत्रों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। और आइए अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों पर। अंतर संसदीय संघ के 143वें सम्मेलन में लोकसभा सांसद भर्तृहरि मेहताब ने शांति और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर पहली स्थायी समिति की ब्यूरो बैठक में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा अभियानों में भारत के अहम योगदान की चर्चा की। सांसद भर्तृहरि मेहताब ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा अभियानों में हमेशा बढ़ चढ़कर योगदान दिया है। इसी बैठक के दौरान पाकिस्तानी प्रतिनिधि ने भारत के खिलाफ निराधार आरोप लगाए, जिसका सांसद संजय जायसवाल ने उत्तर के अधिकार का प्रयोग करते हुए जवाब दिया। जापान ने दुनिया भर से आने वाले सभी विदेशी यात्रियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है, जिससे इस महीने की शुरुआत में दी गई ढील पर असर पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया में कोविड-19 के नए स्वरूप ओमिक्रॉन का तीसरा मामला सामने आया है और ऐसे में सरकार इस सप्ताह प्रतिबंधों में राहत देने की योजना पर पुनर्विचार कर रही है। हालांकि न्यूजीलैंड ने अनलॉक की तरफ बढ़ने की योजना में कोई बदलाव नहीं किया है। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जसिंडा ऑर्डन ने ये जानकारी दी है। दुनिया में कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के और मामले आने के बाद कई देशों ने अपनी सीमा बंद करने जैसे एहतियाती कदम उठाए हैं। हालांकि WHO का कहना है कि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि नया वेरिएंट पहले सामने आए वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक है या नहीं। WHO ने दुनिया भर के देशों से अपील की है कि दक्षिण अफ्रीकी देशों से आने वाली उड़ानों पर प्रतिबंध न लगाएं। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने कहा कि ओमिक्रॉन के खतरे के बावजूद देश में पहले स्तर का लॉकडाउन ही लागू रहेगा। उन्होंने यात्रा प्रतिबंध लगाने वाले 20 से अधिक देशों से पाबंदी तुरंत हटाने की अपील की है। इस बीच पुर्तगाल की एक पेशेवर फुटबॉल क्लब में ओमिक्रॉन के 13 मामलों की पहचान हुई है। स्पेन ने 7 अफ्रीकी देशों से आने वाले यात्रियों के लिए 10 दिन का क्वारंटीन यानी पृथकवास अनिवार्य कर दिया है। स्कॉटलैंड की सरकार ने कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन के 6 नए मामले आने की पुष्टि की है, जिससे ब्रिटेन में इसके कुल मामले बढ़कर अब 9 हो गए हैं। और इन तमाम सुर्खियों के बाद आइए अब एक नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। राज्यसभा में आज वाणिज्य पर स्थायी समिति की निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी सुविधाओं में वृद्धि पर रिपोर्ट
सभा के पटल पर रखी जाएगी। इसके अलावा शिक्षा, महिला, बच्चे, युवा और खेल संबंधी समिति और रेल संबंधी समिति द्वारा भी विभिन्न मुद्दों पर रिपोर्ट रखी जाएगी। साथ ही राज्यसभा में आज विचार और पारित करने के लिए बांध सुरक्षा विधेयक 2019 सूचीबद्ध है। वहीं बात लोकसभा की करें तो आज उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश वेतन और सेवा शर्त संशोधन विधेयक 2021 पेश किया जाना है। इसके अलावा विचार और पारित किए जाने के लिए असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल 2020 भी एजेंडे में शामिल है। साथ ही आज राज्यसभा की विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन पर स्थायी समिति की बैठक संसद भवन परिसर में आयोजित होगी। इसके अलावा लोकसभा की महिला सशक्तिकरण पर स्थायी समिति, वित्त संबंधी स्थायी समिति और अधीनस्थ विधान समिति की बैठक भी होनी है। और आइए अब नजर डालते हैं संसद टीवी पर आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। हेलो इंडिया के बाद आप देख सकते हैं सुबह 9:30 बजे हमारा विशेष कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव और सुबह 10 बजे देखिए संसद में आज के एजेंडे से जुड़ा हमारा विशेष बुलेटिन संसद में आज। ठीक सुबह 11 बजे से आप संसद की कार्यवाही का सीधा प्रसारण देख सकते हैं संसद टीवी पर। और शाम के कार्यक्रम की बात करें तो रात 8 बजे आप संसद टीवी पर देख सकते हैं दिन भर की बड़ी घटनाओं पर आधारित हिंदी न्यूज बुलेटिन आज की खबर। रात 8:30 बजे देखना न भूलिए समसामयिक मुद्दों पर चर्चा पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम मुद्दा आपका। रात 9 बजे संसद टीवी पर आप जरूर देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम डिप्लोमेटिक डिस्पैच। और रात 9:30 बजे पर्सपेक्टिव। रात 10 बजे आप देख सकते हैं संसद में दिन भर की कार्यवाही पर हमारा विशेष बुलेटिन हाउस हाइलाइट्स, जो कि इंग्लिश में होगा। और उसके बाद आप रात 10:30 बजे सदन दिन भर में संसद की कार्रवाई पर हमारा विशेष बुलेटिन हिंदी में देख सकते हैं। और रात 11 बजे आप संसद टीवी पर देख सकते हैं हमारा विशेष प्रोग्राम क्वेश्चन आवर। और इसी के साथ अब एक छोटा सा ब्रेक हो जाए प्रीति। बिल्कुल, यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। और बीएसएफ 1 दिसंबर को अपना 57वां स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। इस मौके पर बीएसएफ गुवाहाटी फ्रंटियर ने बैंड शो का आयोजन किया। तो ब्रेक पर जाते जाते हम छोड़ जाते हैं आपको इसी की धुन के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ और ब्रेक के बाद बात करेंगे आज के इतिहास की। Those in favor please say aye. जो सदस्य विरोध में ना गए, I think the ayes have it. हवालों के पक्ष में हुआ, ayes have it. The bill is passed. हेलो इंडिया ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और आइए अब बात कर लेते हैं आज के इतिहास की, जिसमें आपके लिए हम रोज लेकर आते हैं इतिहास की पन्नों में दर्ज खास घटनाएं। तो आइए जानते हैं आज के दिन के इतिहास से जुड़े घटनाओं के बारे में और आपको बताते हैं कि इतिहास के पन्नों में 30 नवंबर के नाम क्या खास घटनाएं दर्ज हैं। 30 नवंबर वर्ष 1858 में ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रांत में डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस का जन्म हुआ। वे भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जिन्हें भौतिकी, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और पुरातत्व का गहरा ज्ञान था। वे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो और सूक्ष्म तरंगों की प्रकाशिकी पर कार्य किया। वर्ष 1917 में जगदीश चंद्र बोस को नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई। सर जगदीश चंद्र भारत के पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक अमेरिकन पेटेंट प्राप्त किया। उन्हें विज्ञान कथा साहित्य का पिता भी कहा जाता है।
30 नवंबर वर्ष 1888 में पंडित गेंदालाल दीक्षित का जन्म आगरा में हुआ। वे क्रांतिकारियों के बीच मासाब नाम से पहचाने जाते थे। क्रांतिवीर गेंदालाल ने न सिर्फ सैकड़ों छात्रों और नवयुवकों को स्वतंत्रता की लड़ाई में जोड़ा, बल्कि बिहार के 10 सरदारों में राष्ट्रीय भावना जगाकर उन्हें आजादी की लड़ाई के लिए प्रेरित किया। राष्ट्र प्रेम की दीक्षा और हथियार चलाने की शिक्षा देने के नाते उन्हें क्रांतिकारियों का द्रोणाचार्य भी कहा जाता है। इतिहास में उनकी पहचान मैनपुरी षड्यंत्र केस के सूत्रधार के रूप में होती है। 30 नवंबर वर्ष 1965 को दिल्ली में शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय की स्थापना हुई। इसकी स्थापना मशहूर कार्टूनिस्ट के शंकर पिल्लई ने की। उन्हें भारत में राजनीतिक कार्टूनिंग के पिता के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ विभिन्न परिधानों में सजी गुड़ियों का संग्रह विश्व के सबसे बड़े संग्रहों में से एक है। यह संग्रहालय दिल्ली के चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट भवन में स्थित है। संग्रहालय का नाम गुड़िया घर भी है। यह संग्रहालय 2 हिस्सों में बटा है। एक हिस्से में यूरोपियन देशों की गुड़ियां रखी गई हैं, तो दूसरे भाग में एशियाई देशों, मध्य पूर्व, अफ्रीका और भारत की गुड़ियां प्रदर्शित की गई हैं। जब यह संग्रहालय शुरू हुआ था तब इसमें 1000 गुड़ियां थी। अब यहाँ दुनिया के लगभग 85 देशों की लगभग 6000 गुड़ियों का संग्रह है। और इतिहास के बाद आइए अब बात करते हैं आपकी सेहत की। प्रीति, सेहत के लिए हम बार बार ये बात बोलते हैं कि व्यायाम बहुत ज़रूरी है और हमारा लाइफस्टाइल कैसा है ये बहुत डिपेंड करता है कि हम कितना ज़्यादा सेहतमंद रहेंगे। व्यायाम और प्राणायाम तो ज़रूरी है, इसलिए आज क्या कुछ हम सेहत में बता सकते हैं? आज हम आपके लिए खास योग का आसन लेकर आ रहे हैं और आज हम जानेंगे शीतली प्राणायाम के बारे में। रोजाना शीतली प्राणायाम करने से तनाव कम होता है। इससे पाचन संबंधी जो बीमारियां हैं उन्हें भी दूर रखने में काफी मदद मिलती है। तो आइए देखते हैं शीतली प्राणायाम कैसे करते हैं। शीतली प्राणायाम के अभ्यास के लिए अपनी जिह्वा को ट्यूबनुमा आकृति बनाते हुए बाहर निकालें। अब जिह्वा द्वारा लंबा गहरा श्वास लें। श्वास लेने के पश्चात जिह्वा को अंदर की ओर वापस ले जाएं और नासिका से पूरा श्वास बाहर। इस अभ्यास को 5 बार और दोहरा जाएं। शीतली प्राणायाम का अभ्यास आपके शरीर और मन को शीतलता प्रदान करता है, कब्ज के प्रबंधन में सहायक है। ध्यान दें, इस अभ्यास को सर्दियों के मौसम में ना करें। और विश्राम करें। अपने शरीर के भीतर हो रहे परिवर्तन को अनुभव करें। अपने श्वास में आए परिवर्तन को अनुभव करें। तो शीतली प्राणायाम को हमने देखा और देखने में जैसा हमने कहा कि ये जो योग का आसन है, शीतली प्राणायाम है, ये भी अपने आप में काफ़ी आसान लग रहा है। लेकिन जैसा अभी योग गुरु ने बताया भी कि इसमें अपनी जो सांस है, श्वसन पर खास तौर से ध्यान दें और उस पर ध्यान देने और आराम से इसको करने के बाद जिस तरह के फायदे मिलते हैं, जैसे हमने बताया कि पाचन और तनाव, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। तो शरीर को सेहतमंद बनाने के लिए कोशिश कीजिए कि हम अपने दिन की शुरुआत योग से करें। और इसी के साथ अब समय है आपसे विदा लेने का और जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं आज के कलाकार के साथ। और आज के कलाकार में हम आपको मिलाने जा रहे हैं प्रसिद्ध सितार वादक अग्नि वर्मा से। अग्नि वर्मा देश विदेश के मंचों पर भारतीय शास्त्रीय संगीत की इस विधा से समा बांधते हैं और भावी पीढ़ी को भी इसका प्रशिक्षण देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। तो आप इनके सितार की सुमधुर संगीत को सुनिए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।